नमस्कार। चलिए आज उन फाइनेंशियल रेशियोज की दुनिया में चलते हैं जिन्हें प्रोफेशनल्स और बड़े इंस्टीट्यूशनल निवेशक तो रोज इस्तेमाल करते हैं, पर जो अक्सर आम निवेशकों की नज़र से छूट जाते हैं। देखिए, ज्यादातर लोग पीई या आरओई जैसे बेसिक रेशियोज तक ही सीमित रह जाते हैं, लेकिन प्रोफेशनल एनालिस्ट्स इससे कहीं ज्यादा गहराई में उतरकर कंपनियों को परखते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर वो ऐसा क्या देख रहे हैं जो हमें नजर नहीं आ रहा। चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अर्निंग से हटकर किसी कंपनी की असली वैल्यू कैसे पता करें। फिर हम समझेंगे कि कंपनी कितनी एफिशिएंट है और उसका असली मुनाफा क्या है। इसके बाद हम फाइनेंशियल रिस्क को पहचानना सीखेंगे और आखिर में इन सब टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, वैल्यूएशन बियॉन्ड अर्निंग्स। यहाँ हम उन तरीकों पर नजर डालेंगे जिनसे किसी कंपनी की सही कीमत का अंदाजा लगाया जाता है, जो अकाउंटिंग की तिकड़मों या कंपनी के कर्ज के बोझ से प्रभावित नहीं होते। अब देखिए, ये बहुत मजेदार है। ज्यादातर लोग पीई रेशियो को पकड़कर बैठ जाते हैं, पर इसमें एक दिक्कत है। ये बहुत भ्रामक हो सकता है। सोचिए, कोई कंपनी ढेर सारा कर्ज ले ले तो उसकी कमाई बढ़ जाएगी और पीई रेशियो अच्छा दिखने लगेगा। लेकिन प्रोफेशनल लोग इस जाल में नहीं फंसते। वो इस्तेमाल करते हैं EV/EBITDA का, क्योंकि ये कर्ज और कैश दोनों को हिसाब में लेकर एक सच्ची तस्वीर दिखाता है। तो ये EV/EBITDA आखिर है क्या? इसका पूरा नाम है एंटरप्राइज वैल्यू टू EBITDA। सीधा सा मतलब है, ये बताता है कि कोई कंपनी कितनी महंगी है, बिना इस बात की परवाह किए कि उस पे कितना कर्ज है या उसके पास कितना कैश है। और एक अंगूठे का नियम ये है कि अगर ये नंबर कम है तो हो सकता है कि वो कंपनी अपनी असली कीमत से सस्ती मिल रही हो। एक और बहुत काम का रेशियो है प्राइस टू कैश फ्लो, यानी PCF। देखिए, अकाउंटिंग के मुनाफे में तो हेरफेर हो सकता है, लेकिन कैश तो कैश होता है। ये रेशियो कंपनी के मार्केट प्राइस की तुलना उसके असली कैश फ्लो से करता है। खासकर उन बिजनेस के लिए ये बहुत भरोसेमंद है जहां मशीनरी वगैरह पर भारी खर्च होता है। और फिर आता है अर्निंग्स यील्ड। ये कुछ नहीं, बस पीई रेशियो का उल्टा है। ये सीधा सीधा बताता है कि निवेश किए गए हर एक रुपए पर कितनी कमाई हो रही है। पता है, वॉरेन बफेट जैसे दिग्गज निवेशक इसे क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि इससे वो स्टॉक के रिटर्न की तुलना सीधे सीधे बॉन्ड यील्ड से कर पाते हैं। मतलब सेब की तुलना सेब से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एफिशिएंसी और असली मुनाफे की। मतलब ये देखते हैं कि कोई कंपनी अपने पास मौजूद चीजों से असल में कितनी वैल्यू पैदा कर रही है। कैश कन्वर्जन साइकिल या CCC नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। इसे ऐसे समझिए कि ये वो टाइम है जो एक कंपनी के पैसे को सामान से होते हुए वापस पैसा बनने में लगता है। मतलब जिस दिन कंपनी ने कच्चा माल खरीदने के लिए पैसा खर्च किया और जिस दिन ग्राहक से उस बने हुए सामान का पैसा वापस मिला, उसके बीच का समय। सीधी सी बात है, ये साइकिल जितना छोटा हो उतना अच्छा। अब एक बहुत ही पावरफुल टूल है ड्यूपॉन्ट एनालिसिस। ये क्या करता है? ये रिटर्न ऑन इक्विटी ROE को 3 छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है ताकि हमें पता चले कि मुनाफा आ कहां से रहा है। पहला हिस्सा है प्रॉफिट मार्जिन, यानी कंपनी हर बिक्री पर कितना कमा रही है। दूसरा है एसेट टर्नओवर, मतलब कंपनी अपने एसेट्स का कितना अच्छा इस्तेमाल कर रही है। और तीसरा है लीवरेज, यानी कंपनी ने कितना कर्ज उठाया हुआ है। इन तीनों को देखकर असली कहानी सामने आती है। और यहीं पर असली बात छिपी है। अगर किसी कंपनी का ROE इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वो और ज्यादा कर्ज ले रही है, न कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ये खतरे की घंटी है और ड्यूपॉन्ट एनालिसिस हमें इसी घंटी को सुनने में मदद करता है। और अब आते हैं इकोनॉमिक वैल्यू एडेड या EVA पर। ये किसी कंपनी के मुनाफे का अल्टीमेट टेस्ट है। ये सिर्फ ये नहीं देखता कि कंपनी ने कितना कमाया, बल्कि ये भी देखता है कि उस कमाई को करने में लागत कितनी आई। और लागत में सिर्फ कर्ज का ब्याज नहीं, बल्कि शेयर होल्डर्स के पैसे की लागत भी शामिल होती है। अगर EVA पॉजिटिव है तो कंपनी सच में दौलत बना रही है। अगर नेगेटिव है तो वो दौलत मिटा रही है, भले ही वो मुनाफे में दिख रही हो। ठीक है, अब गियर बदलते हैं और बात करते हैं फाइनेंशियल रिस्क की। यहाँ हम उन रेशियोज को समझेंगे जो किसी कंपनी में आने वाले संकट की एक तरह से पहले ही चेतावनी दे देते हैं। ये है ऑल्टमैन Z स्कोर। इसे कंपनी का हेल्थ स्कोर भी कह सकते हैं। ये दिवालियापन के खतरे को मापता है।
जैसा कि साफ दिख रहा है, 3 से ऊपर का स्कोर मतलब सब ठीक है, कंपनी सेफ जोन में है। 1.8 से 3 के बीच ग्रे जोन है, मतलब ध्यान रखने की जरूरत है। और अगर स्कोर 1.8 से नीचे चला गया तो ये रिस्क जोन है, एक बहुत बड़ा खतरा। लिक्विडिटी के लिए ज्यादातर लोग करंट रेशियो देखते हैं। ये ठीक है, पर ये पूरी कहानी नहीं बताता। प्रोफेशनल लोग इससे एक कदम आगे जाते हैं और क्विक रेशियो देखते हैं। क्यों? क्योंकि क्विक रेशियो में से इन्वेंट्री को हटा दिया जाता है, वो सामान जो शायद जल्दी न बिके। इससे कंपनी की तुरंत पैसा चुकाने की असली क्षमता का पता चलता है। सिर्फ डेट टू इक्विटी रेशियो पर रुक जाना एक बड़ी गलती है। प्रोफेशनल निवेशक कई और चीजें देखते हैं। वो देखते हैं डेट/ईबीटीए, जो बताता है कि कंपनी अपनी कमाई से कितने साल में सारा कर्ज चुका सकती है। वो देखते हैं नेट डेट/इक्विटी, जो कंपनी के कर्ज में से उसके पास रखे कैश को घटा देता है, मतलब कर्ज का असली बोझ क्या है। और हाँ, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी, जो ये दिखाता है कि कंपनी अपना ब्याज चुकाने में कितनी सहज है। और ये नंबर याद रखने जैसा है, 5 गुना। अगर किसी कंपनी का डेट टू एबिटा रेशियो 5 गुना से ज्यादा है तो ज्यादातर एनालिस्ट्स इसे हाई रिस्क मानते हैं। ये एक लाइन है जिसे पार करना खतरनाक हो सकता है। तो अब तक हमने वैल्यूएशन, एफिशिएंसी और रिस्क को अलग अलग देखा। अब हमारे आखिरी सेक्शन में इन सभी को एक साथ जोड़ते हैं ताकि हमें कंपनी की एक पूरी 3D तस्वीर मिल सके। तो एक प्रोफेशनल निवेशक के टूलकिट में क्या-क्या है? संक्षेप में 3 चीजें। पहला, असली वैल्यूएशन के लिए PE से आगे जाना। दूसरा, कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को मापना, मतलब कैश और असली मुनाफे पर नजर रखना। और तीसरा, किसी भी फाइनेंशियल गड़बड़ी के शुरुआती संकेतों को पकड़ना। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये रेशियोज सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। ये किसी भी कंपनी की क्वालिटी, उसकी मजबूती और उसके भविष्य की संभावनाओं के इशारे हैं। ये हमें वो कहानी बताते हैं जो बैलेंस शीट की सतह के नीचे छिपी होती है। तो आज इतनी सारी बातें जानने के बाद अब सोचने वाली बात यह है कि अपनी अगली कंपनी के एनालिसिस में इनमें से कौन सा रेशियो सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे।